क्लास। कौन सी क्लास थर्ड है? 10th क्लास। तो लिखना भी हमको क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस। ठीक है, फिर बताइए 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। वेरी गुड। फिर बताइए 90 45 गुना 2 प्लस 0 हो गया। लास्ट में क्या मिला हमको? 45। तो कैसे लिखना है? 135 का HCF कितना? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं बात? तो दिक्कत यहाँ तक। तो ये तो हमने 1 नंबर का पहला बनाया, तो बाकी 2 और हैं जिसको कि आपको घर पे बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम चलें 2 नंबर में। ठीक, 2 नंबर में चले हम। तो 2 नंबर को बनाने से पहले कुछ चीजों को देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए और हमको बताइए कि ये होता है सर। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2, अब भाग लिखा 8, क्या हो जाएगा? 2 चौका 8। कितना बचा? 0। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? 11। तो कितने बार में खाएगा? 5 बार में। तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर हम देते हैं क्या कहते हैं कि हम देते हैं 20। क्या? 20 कितने बार में खाएगा? 6 बार में खाएगा, 6 बार में खाएगा, 6 तिया 18। कितना आ गया? और यहाँ पर हम देते हैं 5 में 27 से 5 से 27 में भाग, बचे 25, बचे 25। कितना आया? 2। और आपको हम करके देते हैं 3 यहाँ 37। क्या? 37। तो कितने बार में खाएगा? 1 बार में। तो हमने लिख दिया 3। फिर 3 दूना 6। फिर कितना हो गया? 1। कितना बचा है? 1 बचा है। अब ध्यान पूर्वक आप देखो, कुछ चीजें हैं जो घट रही हैं या हो रही हैं। यहाँ देखो, ये 2 है, भाजक है। यह भी भाजक, ये भी भाजक और यह भी भाजक। ये क्या है? शेषफल। शेषफल, शेषफल, शेषफल। दिख रहा है? तो भाजक बड़ा है कि शेषफल बड़ा है? भाजक बड़ा है। सब केस में क्या है? भाजक बड़ा है। तो भाजक को तुम क्या लिखे थे यूक्लिड में? बी लिखे थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब लिखे तो क्या लिखा? बी। अच्छा, शेषफल को क्या लिखा था? शेषफल को आर लिखा था। क्या लिखा था? हमने इन केसेस में देखा कि भाजक हमारा क्या है? हमेशा बड़ा है। भाजक हमेशा क्या है? बड़ा। तो हम भाजक को क्या दिखा दिए यहाँ पर कि भाजक शेषफल से क्या होता है? बड़ा। और ये हमेशा होता है। ठीक है, अच्छा मान के चलो कि मेरा भाजक 6 है। भाजक क्या है? 6 है। तो शेषफल क्या सब होगा? भाजक है 6, शेषफल क्या सब होगा? बताइए। भाजक तो हमेशा बड़ा होता है किससे? शेषफल से। तो जो भी होगा शेषफल वो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। नहीं, तो क्या क्या हम लिख सकते हैं जो शेषफल में? 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भी लिखते हैं। काहे लिखेंगे 6? बराबर हो गया। बराबर हमको बड़ा दिखाना है। तो अगर भाजक 6 है, ध्यान से समझिए, इसी से बनेगा आपका नंबर 2। अगर भाजक मेरा 6 है तो शेषफल जो भी होगा 6 से छोटा होगा। 6 से क्या होगा? छोटा। 0 1 2 3 4। समझ गए बात? ठीक है। अगर हमें लिखना हो, इसको लिखना हो, इसको अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? पहले तो लिखोगे 27। क्या लिखोगे? 27। फिर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 2। ऐसे लिखोगे ना? तो इस 27 को तुम बोलते हो ए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो? बी।
और इसको क्यू और इसको आर। तो तुमको बी क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। उसी के आधार पर तुमको आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आर। अब फिर तब तुमको ऐसे ही सजाना पड़ेगा। कुछ बड़ी बात तो नहीं ना बोल दिए। अब हम क्वेश्चन पर हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको भी समझ में नहीं आया यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब। वहां पर फिर यही मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद समझे बात? 25 बार देखना है, 25 बार देख लेंगे एक ही चीज को, व्यू भाग जाएगा। 25 व्यू भागने की बात नहीं, बात समझने की है। एक बार में ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान समझिए, कौन सा पूर्णांक कहता है रे? उसमें भी क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत? धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका मतलब क्या हो गया सर? ऋणात्मक विषम पूर्णांक भी होता है? यस होता है, ठीक है। धनात्मक समपूर्णांक होता है? यस होता है, ठीक है। विषम, विषम मतलब क्या? जिसमें हम दूसरे भाग नहीं लगा सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। और धनात्मक का मतलब हो गया प्लस। ये 3 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये -3 क्या है? ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार देखो, ये 2 है, हम भाग लगाएंगे किस में? 11 में। किस में लगाएंगे? 11 में। 11 सॉरी 2 पंच 10। घट के कितना आया? 1। फिर यहाँ पर देखो हम दे रहे हैं भाग किस में? 10 में। किससे? 5 2 से। 2 पंच 10 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। शेषफल क्या बचा बताइए? 0। इसमें शेषफल क्या बचा है? ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है ना। 11 कौन सी संख्या है? 10 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 से भाग देते तो शेषफल क्या आ रहा है? 0। सम संख्या, विषम संख्या में 2 से भाग दे रहे शेषफल क्या आ रहा है? 1। कभी 3 आ जाएगा, कभी 5, लेकिन सम में हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसको तुम कैसे लिखोगे सर? इसको लिखेंगे 11 बराबर 2 गुना 5 प्लस 1। इसको सर लिखेंगे 10 2 गुना 5 प्लस 0। सर ऐसे बताइए कैसे लिखेंगे? तो A B Q प्लस R, यहाँ पर A बराबर B Q प्लस R। सर यहाँ R बराबर 1 है और यहाँ सर R बराबर 2। क्यों भाई? क्योंकि सर ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है? और ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। समझे बात? तो अब आपके सामने हम वो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इतनी चीज तो आप समझ गए। देखो मिटाए हैं बोर्ड में, ठीक है, लेकिन वीडियो में नहीं मिटा है। ठीक, थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है, ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। ठीक, कहता है कि दर्शाइए, क्या दर्शाइए? कि 6Q + 1। समझ में आ रहा है ना? 6 क्या है? 6 क्या है बताइए? 6। 6 मतलब B। 6 मतलब क्या? B। 1 मतलब R। ठीक, फिर क्या कहा? 6Q + 3। 6Q + 3, ठीक है। फिर क्या कहा? 6Q + 5, ठीक, के रूप में होता है। कौन भाई? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर खोजेंगे B। B बराबर क्या है बताइए? 6। R बराबर बताइए तब? R बराबर क्या होगा? 1 होगा। और 2 और 3 और 4 5 6 नहीं होगा? 0 नहीं होगा रे? तो इतना हो जाएगा R बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम एल्गोरिथम से लिख दिए। लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। यहाँ तक लिखे नहीं लिखे? अच्छा जरा बताइए आप, B बराबर आपके पास क्या है? 6। Q बराबर तो Q बराबर, अब प्लस R बराबर क्या है? 0। 6Q ना। A बराबर क्या हो गया? 6Q। और जिसमें आता है 0 वो सम होता है कि विषम? सम होता है। तो सम को हमको खोजना नहीं है, हमको किसको खोजना है? विषम को खोजना है ना। तो ये तो होगा ही नहीं होगा। हम फिर से करेंगे। क्या करेंगे? फिर से। फिर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। B बराबर क्या? 6। Q बराबर अब की बार Q बराबर तो Q ही है। R बराबर 1। 0 तो लिख दिए। तो जिसमें 0 आएगा वो सम होगा, जिसमें 1 आएगा वो विषम होगा। जस्ट देखें तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। 1 तो हमें मिल गई है, मिली कि नहीं मिली है? यस सर। दूसरे की तलाश है। Yes, तो दूसरे की तलाश वो फिर करते लिखेंगे फिर से। फिर से क्या लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस R। नहीं तो B बराबर हमारे पास क्या है? Q बराबर तो Q ही है। R बराबर 2। ठीक है। आप जरा बताओ 1, 3, 5 कौन सी संख्या है? सम है कि विषम? विषम है। आई 2 कौन सी है? तो ई जो आएगा तो कौन चीज होगा? सम के विषम? सम। तो ये तो नहीं हुआ और उसको हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको खोजना क्या है? विषम खोजना है। फिर से क्या लिखेंगे? फिर से। आए बात समझ में? फिर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो B की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। Q की जगह पर Q, R की जगह पर क्या लिखना है? 3। ठीक है, लिख दिए। देखो तो ऐसा है यहाँ पर। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। कौन सी संख्या हो गई? विषम। तो ये भी मिल गई। अब ये खोजना है। तो 4 है कौन सी? सम के विषम? सम। तो जानते हैं कि समय होगा, तो उसको काहे बैठाना? ये बैठा देते हैं डायरेक्ट ना। लिखेंगे फिर से। A बराबर BQ प्लस R। तो B कितना है भाई? 6। Q तो Q है, R कितना लेना है? 5। देखिए तो ऐसा हुआ। हम नीचे में क्या लिख सकते हैं? हाँ, इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है। नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखिए, हाँ इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है। बताइए समझ में आया? यस सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रुकना है। अभी रुक। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 का कौन विषय पढ़ने वाले हैं? हिंदी। मतलब 10th का हिंदी। वो भी कौन? हिंदी के प्रकार का होता है? मतलब क्लास 10th में 2 को होता है, एक गोधूली और एक वर्णिका। तो आज हम लोग कौन वाला पढ़ेंगे? वर्णिका। तो इसका पहला चैप्टर है दहीवाली मगम्मा। कौन है जी? दहीवाली मगम्मा। इसका लेखक कौन है? कौन है? और इसका भाषा कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। और दूसरा चैप्टर है दाहते विश्वास। क्या है? दाहते विश्वास। इसका लेखक है सातकरी और इसकी भाषा कौन सी है? भाषा ठीक। अगला है माँ। ये तीसरा चैप्टर है क्या है? माँ। इसका लेखक कौन है? और इसका किसी भाषा है? गुजराती है। गुजराती। और अगला है नगर। इसका लेखक कौन है? सुजाता।
और इसकी भाषा तमिल। तमिल भाषा है। ठीक है, अगला है धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी। और इसका लेखक कौन है? और इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी, सही ना? Yes, sir। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। चलिए, कहाँ है? सर जी के भी दही वाली मगम्मा हो गया। कि एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, याद सबको हो जाएगा, एक बार करिए दीजिए। हो जाएगा, याद तो चलिए। ये गया। दही वाली मगम्मा। दही वाले मगम्मा लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इसकी भाषा कौन सी है? कन्नड़। कैसी है? कन्नड़। अगला है दहते विश्वास। अगला क्या है? दहते विश्वास। इसका लेखक कौन है? सतकोरी होता। सतकोरी होता। और इसकी भाषा क्या है? उड़िया। उड़िया। और तीसरा चैप्टर है माँ। इसका लेखक है? ईश्वर टेटलीकर। और भाषा क्या है? गुजराती। और चौथा है? सुजाता। इसका लेखक है? सुजाता। और भाषा कैसी है? तमिल। तो अगला है? धरती। इसका लेखक कौन है? दहिया। और दहिया। सही है ना? चलिए, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन चैप्टर? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। पता है ना जी? दही वाले मगम्मा पढ़िएगा ना। Yes, सर, हम दही वाली मगम्मा है। श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी की जय। कहें जी? श्रीनिवास। श्रीनिवास। इसका पूरा नाम क्या है पता है? नो सर, मास। एक ठंडी में क्या धरा दिए हैं यहाँ पे, बहुत ठंडा लग रहा है। पूरा नाम हिलेगा नहीं सर, टेंशन क्या हुआ अंकित? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मास्ती थोड़ा अच्छा व्यंग टेंस अहंकार येन रे सर। खत्म पैसा गिरा। श्री मास्ती मास्ती व्यंग टेंस अहंकार। मास्ती व्यंग टेंस अहंकार किसका नाम है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम। और इसका जन्म कब हुआ पता है? नो सर, आज गए ये हैं, जून पता नहीं। 1 जून 1891 ईस्वी। सही है। और कहाँ हुआ था? कर्नाटक। स्थान खाली कर्नाटक जी। कोलार कर्नाटक। कोलार के कर्नाटक के कोलार गांव में। आप तो कोलार के कर्नाटक गांव करते हैं। कर्नाटक। सही है। यस सर। चलिए अंकित जी रोक दीजिए। जय महिष्मति। इधर गया रे रखने वाला। इसको लिखे सब कोई। उसके पास जाना है, पकड़ेगा कि मार खाएगा। संतीस बोल रहे पकड़ने न। उसे पकड़ के रखो। हम आएंगे, छुएगा नहीं। बोले अंकित रोकने। यस सर, 1 मिनट लाइव चलेंगे। तो एक बगल से चलते ही रहा था। शुरू हो गया है। और मुर्दान है। रोके पहले। बात पहले है। अरे उसको मत छुना रे। ऐसे नहीं। लाइव छोड़ दे। और कितना जुड़ गया तुरंत। अरे दही सुनिए ना। चलिए शुरू होइए। लगता है कितना खुशी है। दही वाले मगम लेकर कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 1888 में। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या बोले? और ये कहाँ का रहने वाला था? और देखिए, कर्नाटक के कोलार गांव में। और इस सबसे पहले इसका भाषा कौन सी है? कन्नड़। तो हम लोग कौन सी भाषा में पढ़ेंगे जी? हिंदी। तो इसको हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण। किसने किया था? B.R. नारायण। और सबसे पहली बार मतलब दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है मगम्मा। कौन है जी? मगम्मा। जो मगम्मा है वो वेंकटपुर की रहने वाली है। कहाँ का है? वेंकटपुर। वेंकटपुर।
एक मगम्मा होती है और दूसरी इसकी बहू का नाम होता है नजम्मा। मगम्मा क्या करते पता है आप लोगों को? दही बेचती है। मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। और उसकी बहू क्या करती है? उसके बहू कुछ नहीं करते हैं। पहले सुनिए, मगम्मा कहाँ के रहने वाली है? नहीं होकर है वेंकटपुर। और मगम्मा क्या बेचती है? दही। मगम्मा ये जो है बहुत वर्षों से क्या बेच रही होती है? दही। ठीक है। और कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? बेंगलोर। सर बेंगलुरु समझ क्या हो? आप जो है ना यहाँ पे जो है ना अयंगर उसके इधर ही लिखिएगा, नहीं आ रहा है लाइव में। इधर हाँ इधर नहीं आता है, ये जो मगम्मा नजम्मा लिखे ना तो कट गया पूरे। कोई दिक्कत ना, काटिए दिन पूरा रोकिए कौन चीज पकड़ो, लाइव को तो नहीं ये रोकेंगे, मर जाएंगे लेकिन लाइव को नहीं रोकेंगे। अच्छा डेट कौन है? तो डेट को एक्शन दीजिए। मुंह ना झुकिया सर। देखिए इकाई नंबर कौन सा है? ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास, विकास का इतिहास नहीं हो। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अब बताइए, आप लोग को पता है ना अर्थव्यवस्था का हम तो मतलब बोल क्या? दिए और सबसे पूछिए। क्यों पढ़े? 9th में भी बताए थे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? गरीबों में व्यवस्था जिस पर हम निर्भर रह सके न हो। Yes, sir. किस पर क्या रह सके? निर्भर। निर्भर। तो किस पर आप लोग निर्भर रहते हैं? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पे कि कृषि कृषि पे पे। निर्भर रहते हैं। किस मुख्य पर निर्भर कार्य रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। रहते हैं नहीं? तो हमारा अर्थव्यवस्था विकास का मतलब क्या होता है? जो विकास करता है। जितना विकास कर सके, कितना विकास कर सके। तो हमने भारत को विकास बनाया, विकासशील देश बनाया क्या? विकासशील देश बनाया है? नहीं ना बनाया। वो विकसित देश कह सकते हैं। भारत को क्या कह सकते हैं? विकसित देश कह सकते हैं। ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है। सर पढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था, इतिहास में घुस गए। इतिहास उसी का है ना जो अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। पीछे का हो। ठीक है। अच्छा, जो पीछे का हो उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे अतीत होता है। अतीत मतलब क्या होता है? इतिहास से क्या कहते हैं? अतीत से अतीत वर्तमान। मतलब क्या होता है? जो आपका पीछे बीता का हो, हुआ समय। जो बीता हुआ समय, उसी को हम क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। तो आपका इतिहास तो एक तरह का अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास जानेंगे तो बीता हुआ है ना। कौन सा जानेंगे? बीता हुआ जानेंगे। जानेंगे कि नहीं? तो देखिए इससे पहले तो आपका ठीक है किसका? सुमित का और विक्रम का। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में किसमें? वर्तमान जानते हैं ना? वर्तमान में आप पढ़ा रहे वर्तमान में। जय ठीक है? माता वर्तमान बन में रहा है कोई तब पर इनका एक दिन संचालित नहीं किया गया था। मतलब ये अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है। यस सर। अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नहीं जानता। मतलब संचालन नहीं किया गया था। क्या नहीं? संरचना नहीं किया गया था इनका। क्या नहीं किया गया था? संरचना नहीं किया गया था। ठीक है। किसका संरचना नहीं किया गया था? तो अर्थव्यवस्था की। ठीक है। भारत में या भारतीय इनकी संरचना नहीं की थी। ठीक है। किसकी संरचना नहीं की थी? अर्थव्यवस्था की। क्या नहीं की थी? संरचना नहीं किया था। ठीक है। जब आजादी कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। क्या आजाद हुआ? भारत नहीं हो। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, क्या हुआ? आजाद हुआ। ठीक है। और आजादी से पहले हमारे भारत कितने साल तक गुलाम रहे? 80 साल। 200 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। तो हमारे भारत जो है 15 अगस्त से पहले, कितने अगस्त से पहले? 200 वर्ष तक क्या रहे? गुलाम रहे। 200 वर्ष तक गुलाम रहे। किसके गुलाम रहे? अंग्रेजों के उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे? भारत जो थे किसके उपनिवेश थे? उपनिवेश। मतलब कह सकते हैं अंग्रेजों के उपनिवेश। अंग्रेज
अंग्रेजों के उपनिवेश उपनिवेश क्या हो? अंग्रेजों के उपनिवेशों को भारत कहते थे। या उपनिवेशवाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपनिवेशवाद कौन थे? तो भारत थे। कौन थे? भारत थे। कौन थे? भारत। भारत पर शासन किसने किया? अंग्रेजों ने। किसने किया? अंग्रेजों ने। तो उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। इसको हम दूसरा और नाम कह सकते हैं औपनिवेशिकवाद। क्या कहते हैं? औपनिवेशिकवाद। औपनिवेशिकवाद कह सकते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। अगर कोई कमजोर देश, ठीक है, औपनिवेश का मतलब क्या होता है तो परिभाषा इनका जानते हैं कि कोई कमजोर देश। ठीक है, कोई कमजोर देश जानते हैं ना, कमजोर। कोई कमजोर देश किसी पर भी वार नहीं कर सकता। शक्तिशाली देश पर। ठीक है, कोई कमजोर देश किसी शक्तिशाली देश पर प्रहार नहीं कर सकता। किसी शक्तिशाली देश पर। ठीक है, अब जैसे अंग्रेज हो गया आपका शक्तिशाली देश था, ठीक है? अब किसी कमजोर देश पर शासन किया। क्या किया? कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, कोई शक्तिशाली देश, साली दे शक्तिशाली देश, ठीक है, देश। आप कोई कमजोर देश पर या किसी कमजोर देश पर क्या करे? शासन करे। क्या करे? किसी कमजोर देश पर कमजोर देश पर किसी कमजोर देश पर शासन करे। क्या करे? हो शासन करे। उसे हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिकवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? औपनिवेशिकवाद। अब देखिए जैसे हो गया अंग्रेज उस समय शक्तिशाली देश था। क्या था? अंग्रेज उस समय शक्तिशाली देश था जो कि व्यापार करने के लिए कहाँ आया था? भारत की खोज कर रहा था। किसकी खोज कर रहा था? भारत की खोज कर रहा था व्यापार करने के लिए। अंग्रेज का लक्ष्य था कि हम शासन करें। क्या करें? शासन। लेकिन उनका लक्ष्य था शुरू में व्यापार करने का। क्या करने का? व्यापार करने। तो व्यापार करने के लिए खोजते हुए किसको? भारत को आए। भारत में एक जगह जहाँ गुजरात, गुजरात में जो है एक जगह शहर क्या था? अमृतसर शहर पे जा करके अंग्रेजों ने अपनी बंदरगाह बनाई। मतलब अपना क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? क्षेत्र बनाया कि नहीं हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और यहीं से धीरे धीरे अन्य राज्यों में व्यापार करना शुरू किया। अन्य राज्यों में व्यापार करना शुरू किया। किसने? तो अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, और धीरे धीरे व्यापार करते करते जो पूरा क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया? शासन कर लिया। क्या कर लिया? शासन कर लिया। अब शासन कर लिया तो यहाँ जो भारत के राजनीतिक थे वो तो उनके क्या होंगे? घुसखोरी हो गए। तो अंग्रेज ने उसको क्या बना दिया? अपना घुसखोरी। कि अगर आप हमको राजनीतिक करने दीजिएगा, शासन करने के लिए दीजिएगा तो आपको हम क्या देंगे? रुपया पैसा देंगे। क्या देंगे कि नहीं? अब वो रुपया पैसा के लिए तो मान गए राजनीतिक वाले। राजनीतिक ठीक है, राजनीतिक वाले क्या मान गए? तो राजनीतिक वाले मान गए कि आप व्यापार कर सकते हैं अपने अपने राज्य में। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए छोड़ा गया और व्यापार किया तो अन्य राज्यों पर व्यापार किया। अन्य राज्यों पर क्या किया? व्यापार किया। और जब अपनी सभी जगह पे भारत के सभी राज्यों पर अपना जब व्यापार करना शुरू कर दिया और सब जगह अपना अपना स्थान बना लिया कि रहना है, ठीक है, उस जगह पे जा करके जो है सबने अब अंग्रेजों ने अपना क्या कर दिया? एक शासन का झंडा लहराया। उसका झंडा शासन का क्या लहराया? झंडा लहराया और भारत पर क्या कर लिया? शासन कर लिया। क्या कर लिया? शासन कर लिया। और उसके बाद भारत क्या बन गया? भारत क्या बन गया? अंग्रेजों का गुलाम बन गया। क्या बन गया? लाल और हरा ना। अंग्रेजों का गुलाम कौन बन गया? भारत बन गया। कौन बन गया? भारत बन गया। तो भारत बनने के बाद भारत से अनेक तरह के काम करवाने लगे। भारत से
से नील की खेती करवाने लगे। किसकी खेती? नील की खेती किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के लिए पहले नील की खेती प्रचलित था। क्या था? इंग्लैंड में भी नील की खेती होती थी। और सबसे पहले भारत के वासियों से कृषि काम में करवाया नील की खेती उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नील की खेती करवाई थी। किसकी खेती? नील की खेती करवाई थी। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने करवाया था। इसे हम कह सकते हैं, नील की खेती को कहते हैं तीन कठिया मजदूर। तीन कठिया मजदूर कहते हैं। समझे? मजदूर तीन कठिया मजदूर कहा जाता है। और बाद में जब शासन किए तो भारत को अंग्रेजों ने कहा सोने की चिड़िया। क्या कहा? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। किसने कहा? अंग्रेजों ने। किसने कहा था? अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारत को सोने की चिड़िया का। ठीक है, पहले भारत किसी के शासन में नहीं था। भारत पहले सोने की चिड़िया की तरह रहता। ठीक है, शासन होने के बाद अंग्रेजों ने इसको कहा भारत को सोने की चिड़िया। कहा है कि यहाँ सोना रहता। पहले अगर कोई वस्त्र खरीदता था, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत अगर वस्त्र खरीदना था तो पहले भारत में क्या खरीदता? भारत अगर वस्त्र खरीदता था तो भारत से जो है वस्त्र के बदले सोना देता था। क्या देता था? सोना और चांदी देता था। चांदी। ठीक है, किसी देश से वस्त्र खरीदना, जैसे अब चीन से खरीदना है, हमको मोबाइल खरीदना है। ठीक है, चीन से क्या खरीदना? मोबाइल खरीदना है तो उसको सोना या चांदी देता था। ठीक है, बहुत ज्यादा कीमत। इसलिए अंग्रेजों ने इसको सोचा कि क्या है, भारत एक सोने की चिड़िया है। क्या है? भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत एक सोने का देश है। और देखिए अंग्रेजों ने ही कहा था सोने यहाँ क्या है, बहुत है। जैसे आभूषण क्या है? आभूषण मतलब जानते हैं ना? आभूषण मतलब क्या आता है? आभूषण मतलब सोना चांदी यहाँ बहुत है। इसलिए अंग्रेजों ने ही कहा था, शासन किया तब कहा था कि भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। ताकि आभूषण यहाँ पे बहुत ज्यादा था। क्या था? ज्यादा था इसलिए। ठीक है, और देखिए उनका जब आप परिचय जानते हैं, अर्थव्यवस्था का क्या जानेंगे? परिचय। परिचय मतलब जानते हैं ना क्या होता है? बताइए क्या होता है? क्या होता है? परिचय मतलब किसी के बारे में पता? यस सर, अपने बारे में बताना। परिचय सार्थक तरीका से नहीं बताया तो मारेंगे पेट में। अर्थव्यवस्था का परिचय। परिचय तो कौन देता है? अर्थव्यवस्था अपना नाम देना होता है, पहचान देना होता है। नहीं, उसी को परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय। तो अर्थव्यवस्था में परिचय कौन देगा? अंग्रेज देगा कि भारत देगा? भारत देगा। कौन देगा? भारत देगा। अंग्रेजी एक गुलाम। तो भारत ना अपना परिचय देगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या देना है? परिचय देना है। क्या देना है? परिचय। तो अंग्रेजों ने कहा था, भारत में जब शासन किया था ना, अंग्रेजों ने कहा था, क्या कहा था जानते हैं? क्या? फूट डालो। क्या डालो? फूट डालो। फूट डालो भारत में। तो फूट डालो डालो और फूट डालो और शासन करो। क्या करो? शासन करो। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जो थे वो पहले व्यापारे करने के लिए ना आए। राजनीतिक वाले को क्या दिए? पैसे ना दिए कि नहीं? और अंग्रेजों को तब ना बोला कि अनुमति दिया कि क्या कीजिए? शासन नहीं, व्यापार। क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। व्यापार करने के लिए उनको फूटे ना डाला। राजनीतिक वाले को फूट डाला। तो फूट मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन दीजिए और क्या कीजिए? शासन कीजिए। क्या कीजिए? शासन कीजिए। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। ठीक है, क्या दीजिए?
डिवाइस एंड रूल होता है। फूट डालो और शासन करो कहो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवाइस एंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस एंड रूल। मतलब डिवाइस मतलब आपका फूट डालो, ठीक है, शासन करो, डिवाइस, ठीक है। और क्या करो? एंड का मतलब जानवे करते और होता है। ये एंड का मतलब और होता है, और शासन का मतलब क्या होता है? रूल होता है। रूल किसी के ऊपर क्या करना? रूल का मतलब शासन के हिसाब से न कीजिएगा किसी देश का शासन, तो रूल के होता है, ठीक है। फूट डालो और शासन, ठीक है। और भारत को जो है, भारत को अंग्रेजों ने दास बना करके रखा था। क्या बना करके? दास मतलब क्या होता है? दास मतलब गुलाम। किसी देश का क्या होगा? गुलाम होगा। तो भारत उस समय, भारत के लोग जो थे उस समय अंग्रेजों का क्या थे? दास थे। क्या थे? दास मतलब गुलाम कह सकते हैं। शासन किया तो गुलाम है ना हुआ। सेवक, दास को क्या कहा जाता है? सेवक कहा जाता है। कहा जाता है पर्यायवाची शब्द में सेवक। तो उस समय अंग्रेजों का सेवक कौन था? भारत का सेवक कौन था? वो भारत के लोग, ठीक है। भारत के लोग उस समय क्या थे? अंग्रेजों के सेवक, ठीक है। मिटा दम क्या? यस सर। सर देखिए, हाँ मेरे मुँह तुम सुना है, मेरे मुँह सुना है, इसका मुँह सुना, इसका बोलो। ये हमको बोला वीडियो रोक दे सर। क्या बोलते हैं? वो क्या है? कॉलोनी। वाई के पहले क्या है? कॉलोनी। कॉलोनी। ये न चार्ज दीजिए। बोलते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ। ये नहीं है रे। हो गया सर। क्या बोलते हैं उसको बताइए। कॉलोनी। कॉलोनी बोलते हैं। देखिए, आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय, ठीक है। यस सर। आजादी के समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक ठीक है, आर्थिक, क्या हो? आर्थिक और क्या बोलता है रे? राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक ना हो, सांस्कृतिक और भूस्थान कर दुनिया की एक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उपनिवेश मतलब जानते हैं क्या होता है?
कॉलोनी होता है। कहता आजादी के समय, किसके समय? आजादी के समय। भारतीय अर्थव्यवस्था में, किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, क्या था? सामाजिक। ठीक है, Yes, sir. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और क्या है? वो सर क्या है? स्थान, पुनरूप स्थान। ठीक है, पुनरूप स्थान का दुनिया की एक, ठीक है, अगर नियम माना जाता है, सबसे आगे माना जाता है। ठीक है, एक रूप से अगर देखा जाए तो ये आगे माना जाता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना था। किसके रूप में? अर्थव्यवस्था के रूप में करना था, प्रस्तुत करना था। ये हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती था। किसके? हमारे भारत में पहले राजनीतिक थे। क्या थे? राजनीतिक। और सबसे पहले राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जानते हैं? राजक्रांति। किसका? कांग्रेस। कांग्रेस। किसका? कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। इनका 3-4 बार बैठक हुआ है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की 3-4 बार बैठक हुआ था। तो ये 1885 में जो है इनका बैठक हुआ, अति स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित। जो देखिए अर्थव्यवस्था में ये 5 चीज आपको एक तरह से चुनौती देता है। चुनौती को स्वीकार करना होता है। क्या करना होता है? चुनौती को स्वीकार करना होता है। पहला होता है सामाजिक, समाज में कोई भेदभाव नहीं रखना। किसमें? समाज में कोई भेदभाव नहीं रखना। आर्थिक, आर्थिक मतलब पूंजी, क्या होता है? पूंजी। और राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक में चलता है उसमें अब कोई अगर राजनीतिक में जाएगा तो उसका जाति या धर्म नहीं पूछ करके, ठीक है, वो कोई भी धर्म का हो वो राजनीतिक में भाग ले सकता है। और संस्कृति, उनका चरित्र कैसा है ये नहीं देखा जाता, वो किस रहन सहन उनका कैसा ना ये नहीं देखा जाएगा, वो जा सकता है किसमें? राजनीतिक में। ठीक है, और ये होता है उनका जो है 3-4 भाग होता है जो आपको राजनीतिक में आने देता है। किसमें? राजनीतिक में। ये अर्थव्यवस्था का होता है। किसका होता है? अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये सर। ये उनकी चुनौती होती है। क्या होती है? ये 4 चीज उनकी चुनौतियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? चुनौतियाँ कहलाती है। भारत पे जो शासन किया था यही सब चुनौतियों के समक्ष उनको शासन करने की अनुमति मिली थी। क्या की करने की? शासन करने की अनुमति दिया गया था। ठीक है, तो आगे लिखना आपको इसे में 1 नंबर देकर। ठीक है, तो लिखिए अंग्रेजों ने, ये लिखिएगा क्या? क्या है सर? लिखिए। कौन बोल दिया आपको? नहीं अंग्रेजों ने तेरे कैमरा बंद कर। सच्चा सर? तो गलती है बोल दिए। इसे कॉलोनी कहते हैं ना? क्या कहते हैं? कॉलोनी। देखिए बच्चा सबसे आप गलत करवा दिए। कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए ना जो है। देखिए जब कोई देश, जब कोई भी देश विदेश किसी बड़े
समृद्धशाली चल से ये वो छुटा वाला परमाणु विस्फोट भी हो ही जाता है। कितना बन रहा अरे यार ठंडी हवा में चलता है। कैमरा को हिलाया ताकि तो ये वैसे टेढ़ा कैसे हो गया और फिर यहाँ के इसको ऐसे लिए थे यहाँ इधर आ गया मतलब बेंच के कारण ब्रेंच के कारण कैसे होता है कसे तो थे वे कि पूरा अच्छा से हम ऐसे ऐसे लगाए लाइन भी कर दिए तो लाइन सर मिटा दीजिए। टेढ़े लग रहा है लिखे हो लिखे जल्दी से लिखिए। साइड ये नाम लिखिए। क्या बताया है? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मतलब कोई भी देश ऐसे समझिए, कोई भी देश बड़े देश पर क्या करे, शासन करे, क्या करे, शासन करे, और उसके समस्त आर्थिक हो, क्या हो, आर्थिक मतलब उनके पास क्या हो, पैसा हो, क्या हो, पैसा हो, और व्यावसायिक हो, मतलब तीनों चीज आपको बताए थे, राजनीतिक भी हो, पैसा भी हो, या मतलब राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। ये तीन चीजों कार्य का निर्देशक एवं नियंत्रण शासन देश का होता है। क्या था? अब वो देश से नियंत्रण मिलेगा उनको, क्या करने का, शासन करने का, क्या करने का, शासन करने का। ऐसे देश को, ऐसे शासित देश
शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। अब देखिए भारत करीब 200 वर्ष तक कितने करीब माना गया, लगभग 150 तक शासन किया है। करीब कितना माना? 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। अब ऐसे कहा जाए तो भारत किसका उपनिवेश बन करके रहा? तो अंग्रेजों का। किसका? इंग्लैंड का बन के रहा। कहेगा कि नहीं? तो 200 वर्ष तक कौन शासन किया? अंग्रेज ने कहा। किस पर शासन किया? तो भारत पर शासन किया। ठीक है, किस पर शासन किया? तो भारत पर शासन किसने किया? अंग्रेजों ने। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। तो भारत एक उपनिवेश भी है। क्या है? भारत उपनिवेश भी कहा जाता है। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, कौन तब